ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीक 8 क्लिप नंबर 2। अच्छा जी, यहाँ से हम बात कर रहे थे, हमारी जो लास्ट क्लिप था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट एसडीएलसी, ट्रेडिशनल एसडीएलसी। तो यहाँ पर हम ज़रा डिटेल मैनर में एक क्विकली देखते हैं, क्योंकि हमारे मेन बाकी भी हमारे टॉपिक्स हैं जिसको हमने एड्रेस करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स हमने फॉलो करने होते हैं, और आपको पता है ये कैस्केड मॉडल है, सिस्टमेटिक मॉडल है, अगेन लेयर मॉडल है जिसमें हमें हर लेयर को फॉलो करना पड़ता है। तो हमारे पास जो सबसे हमारे पास पहली लेयर आती है, दैट इज़ सिस्टम इंटीग्रेशन, जहाँ पर हमारे पास हम चेक करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी, और हम यहाँ पर सिस्टम को स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो प्रॉब्लम क्या है, जिसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या हम एक चीज़ प्रोजेक्ट अपना इनिशिएट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्या इसकी कोई फिजिबिलिटी है, यानी बनाने, क्या हम जो इतना ये काम करने लगे हैं या हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, क्या इसकी नीड है या नहीं। अच्छा जी, ये चीज़ डिटरमिन करते हैं, और अगर हमारे पास यहाँ पर हमें सक्सेस मिलती है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पर हम सिस्टम की एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नीड्स क्या हैं यूज़र की। फॉर एग्जांपल, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम ईआरपी पढ़ रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जी ईआरपी आने से, एंटरप्राइज सिस्टम आने से हमारे पास जो हमारे यूज़र की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। और हम ये कहते हैं कि जी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वो देखना है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट देखना है, और हमने ये देखना है कि जी हमारे पास जो एक एंड यूज़र है। अच्छा, यहाँ पर एंड यूज़र को हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास ईआरपी की जब हम बात करते हैं, हमारे पास एक एंड यूज़र नहीं होता। हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट के एंड यूज़र होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के एंड यूज़र होते हैं, फिर हमारे पास आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी एंड यूज़र होते हैं, जिसमें हमारे पास कस्टमर्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आपके बिजनेस पार्टनर्स वगैरह भी आ जाते हैं, और एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं। तो हमने इसको देखना है। तो हमारे पास हमने यहाँ पर ये एनालाइज़ करना है, अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से या ईआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे पास एक एंड यूज़र की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट क्या है, और क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम अभी करंटली चल रहा है, ठीक है, जो हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर। अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी है, यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास इनपुट डेटा कैसे होगा। लॉजिकल इनपुट की बात कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पर अभी कोई फिजिकली कोई इंटरफेस नहीं बना रहे हैं, हम लॉजिकली देखेंगे हमारे पास जो डेटा इनपुट कैसे होगा, वो प्रोसेस कैसे होगा, आउटपुट कैसे आएगी, उसकी स्टोरेज कैसे होगी, उसके अदर कंट्रोल कैसे होंगे। सिमिलरली जब हम सिस्टम डिज़ाइन पर आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट होगा यानी आउटपुट होगा, वो हमारे पास सिस्टम स्पेसिफिकेशन होगी। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे, हम सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को देखेंगे, हमारे माइंड में जो हमारे लोग होंगे वो होंगे, हमारे पास अदर रिसोर्सेज होंगे जो हमारे पास होंगी, और हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसे डिलीवर होगी टू द एंड यूज़र, और वो हमारी जो एंड यूज़र की सेटिस्फेक्शन लेवल है, क्या वहाँ तक वो पहुँच सकती है या नहीं पहुँच सकती। अच्छा, अगर हम इसे ईआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये एक बहुत वसी काम होगा, एक बहुत बड़ा काम होगा, जिसमें हमारे पास अगेन हमें अपने बिज़नेस का स्कोप का पता होना चाहिए, हमें अपने बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए, तभी हम ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह कर सकते हैं। जब ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, हमारे पास एनालिसिस भी हो गई, हमने लॉजिकल सिस्टम की डिज़ाइनिंग भी कर दी। सो नाउ देन वी विल गो टू द सिस्टम इंटीग्रेशन, और इसका हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उस सॉफ्टवेयर और हम हार्डवेयर सबसे पहले तो हम डेवलप करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट होगा हम उसको हम इंस्टॉल करेंगे अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे। उसकी टेस्टिंग हम शुरू करेंगे, और फिर हम उसको आस्ते आस्ते हम डॉक्यूमेंट भी करते जाएंगे, जिसमें हमारे पास मैनुअल्स और बाकी चीज़ें बनेंगी। साथ ही साथ हम अपने लोगों को ट्रेन करेंगे। जो मुख्तलिफ़ केस स्टडीज़ पढ़ी हैं उसमें हमने देखा है कि हमारे पास ऐसे ही होता है कि हमारे पास ट्रेनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास ईआरपी से पहले जो हमारा वर्किंग मॉडल होता है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फॉर द पीपल। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, हम ग्रेजुअली लोगों को कन्वर्ट करना शुरू करेंगे लेगेसी सिस्टम से टू द न्यू सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू प्रोसेस करेंगे। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू प्रोसेस आपको पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि मतलब आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास लोगों की क्या रिव्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस किस्म की चीज़ों को हमने मॉडिफाई करना है। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अगर सिस्टम इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी, तो हमारे पास ये टेस्टिंग साइकिल चलती रहेगी,
और ये टेस्टिंग साइकिल तब तक चलती जाएगी जब तक हमारे पास इम्प्रूवमेंट नहीं होती। लेकिन स्टिल हम पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में भी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है या हमें लगे कि जी अब हमारे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड हो जाना चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट को अपग्रेड हो जाना चाहिए, तो उसके लिए फिर हम मेंटेनेंस साइकिल चलाते हैं और ये वही जो हमने लास्ट में देखा था, ये वही प्रोसेस है जो चलेगा। ठीक हो गया जी। तो दिस इज़ द सिस्टमेटिक अप्रोच जो हमने फॉलो की है। सो फ्रॉम दीज टू स्लाइड्स हमें एक आइडिया मिल गया है कि हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती क्या है, और हमने यहाँ पर इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम अभी देख लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर ज़्यादा अपनी जो की पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं उसमें हमने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन फ़्लो की बात की है। और तो हमें आइडिया मिल गया कि ईआरपी के माइंडसेट से अगर हम देखें तो हम एसडीएलसी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब हमारे पास एक रैपिड अप्रोच होती है, रैपिड एसडीएलसी अप्रोच। रैपिड एसडी अप्रोच जो होती है, इसका आपको आइडिया होगा कि जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि रैपिड है, हम यहाँ पर प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, हम एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वी हैव टू गो टू द नंबर ऑफ स्टेप्स, और हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच के ज़रिए इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि हम ये तमाम स्टेप्स को फॉलो करें और हम एक एक ऐसे सिस्टम की डेवलपमेंट की तरफ जाएं जहां पर हमारे पास लेस चांसेस ऑफ फेलियर्स हों। लेकिन हमारे पास एक रैपिड अप्रोच होती है जिसमें हमारे पास फास्ट पेस्ड प्रोसेस होता है। तो चलें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये फास्ट पेस्ड प्रोसेस होता क्या है। हमारे पास जो एसडीएलसी है उसके कुछ इश्यूज़ हैं, और वो इश्यूज़ हम थोड़ा सा पहले हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम रैपिड अप्रोचेस की तरफ हम क्यों जाना चाहते हैं। हमारे पास एसडीएलसी के कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे आपने देखा है कि हमें हर स्टेप में नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं और ये एक थका देने वाला काम है। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और सम टाइम ऐसा होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है तो वो डेवलपमेंट की टाइम पीरियड इतना बड़ा होता है कि हमारे पास वो सिस्टम ही आउटडेटेड हो जाता है। सिमिलरली, जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास इसमें स्कोप हर चीज़ का बहुत बड़ा है, तो हमें एक लार्ज टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये लार्ज टीम जो होती है डेफिनेटली इट एड्स कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। और हमारे पास ये जो एसडीएलसी का प्रोसेस है ये बड़ा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग, दोबारा चीज़ों को टेस्ट करना, उनको दोबारा इम्प्रूव करना, तो इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑल दो जैसे मैंने आपसे जब हम एंड कर रहे थे एसडीएलसी को, तो हमने कहा था कि जी इस अप्रोच को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो चांसेस ऑफ फेलियर हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आजकल के दौर में हमें एक रैपिड आउटकम चाहिए होता है, तो हमारे पास कोई रैपिड अप्रोच होनी चाहिए कि हम जल्द अज जल्द हम अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें टू द कस्टमर। हमारे पास रैपिड एसडीएलसी की कुछ अप्रोचेज़ हैं। एक तो अप्रोच है प्रोटोटाइपिंग, दूसरी है एंड यूज़र डेवलपमेंट। हमारे पास जो प्रोटोटाइपिंग होती है, जिसको अभी थोड़ी देर में आगे जाके हम देखते भी हैं, इस अप्रोच में हमारे पास एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेज़ में हम नहीं जाते। हमारा क्या काम होता है, हम एक जर्नल आइडिया लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जर्नल आइडिया हम एक स्केलेटन या प्रोटोटाइप बना देते हैं जो एक्चुअल सिस्टम को इमिटेट करता होता है। ठीक है, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमने इनिशियल फीडबैक ली है या इनिशियल रिक्वायरमेंट ली है उसको अच्छी तरह समझ के, और उसको जितना भी हमारे पास नॉलेज है उस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए एक प्रोटोटाइप बना दें, एक मॉडल बना दें। अच्छा, फिर हम क्या करें, हम उस प्रोटोटाइप को जो है वो हम शेयर करें अपने कस्टमर के साथ, अपने एंड यूज़र के साथ। ठीक है, जो हमारा ये प्रोटोटाइप होगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ फंक्शनैलिटीज़ जो हमारा मेन या एक्चुअल हमारे पास जो सिस्टम होगा उसको रिप्रेजेंट करता होगा। फिर जो हमारे पास जब हम उसे एंड यूज़र के साथ शेयर करेंगे तो एंड यूज़र उस हमें फीडबैक देगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीडबैक हम उसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा अप्रोच है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक रैपिड अप्रोच आती है, क्योंकि एंड यूज़र इज़ द पर्सन, उसने हमने उसने उसने क्या करना होता है, उस सिस्टम को यूज़ करना होता है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो बड़ी आसानी से वो तमाम चीज़ों को देख सकता है, एंड एट द सेम टाइम वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हो, अगर एसएमई हो, कि उसे पता हो कि तमाम चीज़ें मैंने कैसे यूज़ करनी है, मुझे कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकता है ये सिस्टम। तो ये एक अब प्रूवन अप्रोच है जो बड़ी इफेक्टिव है। फिर हमारे पास दूसरी अप्रोच है
एंड यूज़र डेवलपमेंट, यहाँ पर हमारे पास यूज़र जो होते हैं ट्रेंड होते हैं कि वो ख़ुद अपनी एप्लीकेशन बनाएं। ऑल दो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि इसमें आपके पास डिफरेंट डोमेन्स की नॉलेज होना चाहिए, ज़रूरी होती है। एक तो आपके पास अपनी डोमेन की नॉलेज की, जिस डोमेन में आप काम करना चाहते हैं। दूसरी आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन इसकी एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास एम्प्लॉय ने ट्रैकिंग सिस्टम बनाया था एक्सेस डेटाबेस में, ठीक है। तो देयर इज़ अ चांसेस, बट ये जो एंड यूज़र डेवलपमेंट अप्रोच है, ये हमारे पास थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नहीं है हमारे करंट सिनेरियोज़ के मुताबिक। हाँ, इन सम केसेस इट इज़ प्रैक्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अपनी वीडियो नंबर 2 एंड करते हैं, और हम क्विकली दोबारा ज्वाइन करके हम जो हमारे पास ये रैपिड SDLC अप्रोच है, उसमें जो हमारे पास प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू जी।